गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से थ्योरम का अगले क्लास का अगला थ्योरम को अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं। थ्योरम का क्लास जो भी होगा उसको बारीकी से एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे और पिछले क्लास में जो भी थ्योरम पढ़ाया गया है उसी बेस को लेकर आगे हम लोग नए तरीके से नए ट्रिक से कुछ न कुछ देखने वाले हैं। तो चलते हैं कि आपका अगला जो थ्योरम है, जिस प्रकार से हम चर्चा कर चुके थे थेल्स प्रमेय के बारे में कि थेल्स प्रमेय में क्या होता है, आपने क्या देखा। आपने यह देखा कि एक त्रिभुज होता है, उसके समांतर एक रेखा खींची जाती है। वह रेखा क्या करता है, दो बिंदुओं में बांटता है और जब दो बिंदुओं में जब बांटती है तो उसकी भुजाओं एक अनुपात में विभाजित हो जाती है। उसमें देखे थे दो साइड का जो एक समकोण त्रिभुज बनता है, पहले एक साइड का क्षेत्रफल निकाल के अनुपात निकालते हैं, फिर दूसरे साइड का क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। इस प्रकार से हमारा थेल्स प्रमेय सिद्ध हो जाता था। अब उसी के विलोम में उसी का उल्टा है थेल्स का विलोम। तो थेल्स का विलोम अब कैसे हम पकड़े, तो थेल्स यदि आपको समझ में आ गया होगा तो थेल्स का विलोम भी समझ में आ जाएगा। ये बात हमको साधारण प्रतिक्रिया याद करनी पड़ेगी, हमको 2-3 बार अभ्यास करके लिखना पड़ेगा ताकि हम थेल्स पकड़ पाएँ और थेल्स का विलोम पकड़ पाएँ। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे कि थेल्स प्रमेय का जो भी साधारण प्रतिक्रिया वो आप कम से कम याद कर लें। ठीक है, अब चलते हैं थेल्स का विलोम क्या कहता है। विलोम का अर्थ होता उल्टा। जब भी कोई विलोम कहे तो आप नीचे से पकड़ लीजिए। नीचे का मतलब यहाँ से देखिए, इसके स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए और नीचे से पकड़ते हुए आइए, बात वही रहेगा। अब देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज के अन्य भुजाओं के समांतर एक रेखा खींची गई है तो अन्य दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद जो करती है वह बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित कर देगी। मतलब ये अंत में क्या कह रहा है कि वह भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये बात आप पहले देखिएगा, ठीक है, ये बात पहले देखिएगा और ऊपर वाला बात आप देखिएगा नीचे। तो जब समझ जाइएगा कि नीचे वाला बात ऊपर है और ऊपर वाला बात नीचे है तो वह उसका विलोम होगा। ठीक है, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि आपको इस प्रकार से थ्योरम देगा कि यदि कोई रेखा ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। ठीक है, अब देखिए आप पकड़िए, इसमें विलोम में कर रहा है वह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगा, मतलब उसके अंत में इसमें पहला और इसमें अंत में तो इसमें पहला। अब मिला लीजिए, कहता है तीसरी भुजा के समांतर होगी। यहाँ पर पहले कह दिया कि पहली भुजा के समांतर होगी। ठीक है, तो उनकी भुजाओं अनुपात में बटेगी। लेकिन इसमें अब कह रहा है कि यदि उनकी भुजाओं अनुपात में बटे तो उनकी भुजा समांतर होगी। ठीक है, पहले कह रहा है भुजा अनुपात में बटे, पहले क्या कर रहा है विलोम की बात कर रहे हैं हम। यहाँ देख लीजिए, विलोम की बात कर रहे हैं। भुजा कथी में बटे, भुजा अनुपात में हो, भुजा किस में हो, अनुपात में हो। ठीक है, तो उनकी भुजा समांतर होगी, भुजा क्या होगी, समांतर होगी। जबकि ये विलोम कर रहा है, जबकि ये थेल्स कहता था कि भुजा समांतर हो, भुजा क्या हो, समांतर। थेल्स कहता, विलोम नहीं कहता, समांतर हो तो उनकी भुजा अनुपात में होगी, अनुपात में। देख लीजिए, ये ऊपर वाला बात इसमें नीचे है और नीचे वाला बात इसमें ऊपर है। तो आपको थेल्स याद रख लेना है और थेल्स में देखना है कि भुजा समांतर हो तो उनकी भुजा अनुपात में होगी। लेकिन इसके विलोम में कहेगा कि यदि भुजा अनुपात में हो तो वह समांतर होगी। ठीक है, तो आपका साधारण प्रतिक्रिया आप उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर से सुन लीजिए, हम आपको बता देते हैं, उनको नोट करके याद कर लीजिएगा। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है,
कौमा तो यह रेखा भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अब इतना बात हो गया। अब आपका चित्र वही बनेगा और इसमें जो भी बात लिखी गई है वो वही रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, इसमें साधारण प्रतिज्ञा थोड़ा अति कर देना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, लेकिन आपको जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आपका आंसर यहाँ तक उतना ही रहेगा। ठीक है, देखिएगा पूरा सेम टू सेम मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। लेकिन हमको इसमें क्या कहता था, शीत क्या करना, नीचे वाले को पकड़िए, आपको पता चल जाएगा क्या शीत करना है। यहाँ भुजा समान अनुपात में विभाजित करती है, ये कह रहा था। लेकिन अब वो कहेगा यहाँ पर शीत करने के लिए कि यहाँ से विलोम में लिख लेंगे शीत क्या करना है हमको कि भुजा समांतर होगी। तो भुजा किसका समांतर है, तो BC के समांतर क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। ये कहता है आपको शीत करने के लिए। ठीक है, ये सब देगा। अब रचना में तो वही काम करेंगे, जो रचना है सब बात सेम रहेगा। ठीक है, ये हल वाला बात सेम रहेगा। ठीक है, प्रमाण जो भी दिखाना है सब सेम रहेगा, ये भी प्रमाण सब सेम रहेगा। सिर्फ अंत में थोड़ा सा इसको अंत के ये सब देख लीजिए, थोड़ा अंत का जो समीकरण 1 और 2 आएगा तो उसी 1 और 2 को क्या कर देना है, आपको लिखना है यहाँ से। जैसे 1 आपका आया और यहाँ से 2 आया तो उसी प्रकार से यहाँ से लिख देना है। जैसे कि हम यहाँ से रफ में बता रहे हैं समीकरण, ठीक है, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि या पाते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि बराबर है तो उनकी भुजाओं भी क्या होगी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिखना है कि समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, त्रिभुज, अब आप त्रिभुज कहाँ है याद देखें, या लिखे हुए हैं ना कि ADE का क्षेत्रफल बट्टे DE का क्षेत्रफल, यहाँ भी लिखे थे ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में बराबर कर देना है। ठीक है, ये दोनों जब बराबर होगा तो लिख देना है त्रिभुज EDB। याद रखिएगा आप, त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल DEC का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं ऊपर ऊपर बराबर है तो नीचे नीचे भी बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो लिख देना अंत में कि अंत में लिख देना है कि यहाँ से आप देख सकते हैं BC के समांतर D या DE के समांतर BC, लिख देना है DE के समांतर BC हो गया प्रूव्ड। आपको कुछ नहीं करना, अंत का थोड़ा सा समीकरण 1 और 2 से लिख लेना है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देना और लिख देना DE के समांतर BC। अगर इस प्रकार से कर लेते हैं तो थेल्स का विलोम भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार थेल्स प्रमेय को अच्छे ढंग से समझ लीजिए, थेल्स का विलोम समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।